नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 5 के पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र का अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ को अच्छे से समझेंगे। चिट्ठी का सफ़र, आप सब जानते हैं चिट्ठी क्या होती है। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह चिट्ठी कहलाती है। चिट्ठी का सफ़र, जब एक व्यक्ति अपनी चिट्ठी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उस दौरान चिट्ठी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को चिट्ठी का सफ़र कहा जाता है। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। पहले समय में पत्र अधिक लिखे जाते थे, परंतु आज पत्र कम लिखे जाते हैं क्योंकि फ़ोन, मोबाइल्स, मैसेजेस आज बहुत चलन में है। इसलिए लोग पत्र कम लिखते हैं, परंतु पत्र को सही जगह पर पहुंचने के लिए उसमें पते और समय का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, किस स्थान पर आपको चिट्ठी को भेजना है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि सबसे ज़रूरी है उस पर पूरा पता लिखा होना और उसके बाद डाक टिकट लगा होना। डाक टिकट के बिना चिट्ठी कहीं भी नहीं पहुंच पाती। पहला पॉइंट, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। दूसरा, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। तीसरा, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। चौथा, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। जो बच्चे डाक टिकट इकट्ठा करते हैं उनको इस बारे में कुछ जानकारी होगी, तो वह जानते होंगे कि चिट्ठी को किस तरह दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। इस पते पर सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही लिखा था, परंतु फिर भी उनका पत्र महात्मा गांधी तक पहुंच गया क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सब उन्हें जानते थे और सब जानते थे वे किस समय किस स्थान पर मौजूद होते हैं। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव का या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। आप सबको पता है हम जहां रहते हैं उस शहर का कुछ पिन कोड होता है, वह 6 अंकों का होता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। अगर हम पिन कोड नहीं रखेंगे तो एक जैसे नाम वाले सभी पते हमें एक ही जैसे लगेंगे। उनको अलग करने के लिए, उनको भिन्न करने के लिए पिन कोड रखे गए हैं। गंतव्य का अर्थ होता है आपको जिस स्थान पर पहुंचना है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। 15 अगस्त को पिन कोड की शुरुआत की गई। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी और भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास का होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, उस समय संचार के साधन सीमित थे तो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी पर चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे, परंतु कुछ समय बाद उन जो डाक
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे उन्हें हरकारा कहा जाने लगा। तो वह हरकारे पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाया करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। जो राजा महाराजा के हरकारे होते थे वो उनके पास घोड़े हुआ करते थे। वह घोड़े का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी मुश्किल जगह हैं जहां आज भी हरकारे डाक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। पहले जहां केवल चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, आज उसके अलावा मेल, बधाई कार्ड वगैरह भी पहुंचाया जाता है और उनके लिए हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ आदि का भी प्रयोग किया जाता है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला था। जब सबसे पहले कबूतरों से भेजे जाते थे और आज हवाई जहाज़ से डाक जा रही है तो इनके बीच का सफ़र बहुत ही हैरान करने वाला था। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। ग्रहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता था। वह एक खास प्रकार का कबूतर होता था जिसे प्रशिक्षण दिया जाता था डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता था? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते थे। अब सोचिए कि कैसे वह पक्षी सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। तो यह है हमारा चिट्ठी का सफ़र, जहां सबसे पहले कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था, फिर हरकारों द्वारा और आज के समय में हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार चिट्ठी का सफ़र आज परिवर्तित हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।